Hello everyone, how are you all? So I hope you must be doing good and I'm also doing good. Hopefully your exam preparation is definitely going well. With this, one small topic I would like to discuss today in this video, and that is a part and parcel of insolvency and bankruptcy 2016. Now if I talk about this topic, what I'm going to discuss today is something like, ma'am, ये तो थोड़ा idea है, थोड़ा नहीं पूरा idea है, CIRP, Corporate Insolvency Resolution Process. Corporate Insolvency Resolution Process, we call it as CIRP. अब मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ है वो है PIRP. Now see, this is altogether a new topic जिसके रहते I can say section number 54A से लेके section number 54P तक पूरा एक सेपरेट चैप्टर ऐड हुआ आईबीसी में. पूरा एक सेपरेट चैप्टर आईबीसी में ऐड हुआ एंड दैट इज ऑल अबाउट पीआईआरपी. सो मैम पीआईआरपी क्या है, उसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस. मैम जब हम बात करते हैं सीआईआरपी वी कॉल इट एज कॉर्पोरेट. वी नो व्हाट इज कॉर्पोरेट, एलएलपी एंड कंपनी एंड एनी अदर एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड एज अ कॉर्पोरेट. बट द पॉइंट हियर इज मैम ये पीआईआरपी क्या है एंड दैट टू प्री पैकेज्ड मींस. सो प्री पैकेज, अगर मैं ऐसे बोलूं आपके पास प्री पैकेज चीज है, इसका मतलब क्या, ऑलरेडी पैक्ड है. बस कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे बहुत कुछ ऑलरेडी पैक्ड है और उसके बाद ये पर्टिकुलर प्रोसेस आया है, वी कॉल इट एज पीआईआरपी. तो देखो एग्जीक्यूटिव लेवल पे इतना डिटेल में ये टॉपिक है ही नहीं, बहुत बेसिक लेवल पे दिया है आई मस्ट से. एंड सिर्फ आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना चाहते हैं कि ये पीआईआरपी कॉन्सेप्ट है. प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत ही रेयर यू कैन से कंटेंट दिया है, but professional level this is going to be very important topic for all of you. So let's just start with this. What is this? I would like to discuss some basic differences about this. So सबसे पहले हम बात करें तो हम जानते हैं CIRP एंड PIRP. देखो CIRP जो है ना वो कॉर्पोरेट्स के लिए होता है एंड PIRP भी आई वुड से कॉर्पोरेट के लिए ही है, कंपनी या एलएलपी. द डिफरेंसेस ये ओनली एमएसएमई के लिए है, नो अदर एंटिटी. मैम ओनली एमएसएमई, ओनली एमएसएमई. चैप्टर नंबर 13 आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में, राइट, जिसमें आपने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का डेफिनेशन देखा है जो काफी हद तक चेंज्ड भी है. सो आप जानते हो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. मैं इसके ऊपर डिटेल में तो नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड यू कैन से इक्विपमेंट जो भी आप कंसिडर करो वो मिनिमम यू कैन से कुछ लिमिट तक दे रखा है एंड साथ में एंड लिखा है टर्नओवर. सो अगर मैं लिमिट्स की बात करूं तो यहाँ पे था मैक्सिमम वन, वेट वेट, या मैक्सिमम 1 करोड़. स्मॉल की बात करूं 10 करोड़ एंड यहाँ की बात करूं 50 करोड़. इसका टर्नओवर कुछ था 250, यहाँ पे 50 एंड यहाँ पे 5 करोड़. दिस इज व्हाट यू हैव लर्न एंड इसमें एंड था. एंड आपको एक मैंने न्यू कॉन्सेप्ट भी कराया था, दैट इज उद्यम. You know what is Udyam, right? Every micro, small, medium enterprise is supposed to register with them with this Udyam website, which is similar name to I can say उद्योग. उद्योग का मतलब क्या होता है, बिजनेस इंडस्ट्री. सेम वे उद्यम पहले था उद्योग EM2 एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम 2 एंड नाउ वी हैव उद्यम. उद्यम फ्री रजिस्ट्रेशन है. सो मैम अगर मेरा उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्या मैं अपने आप को प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी के लिए एलिजिबल मान सकती हूँ? नो, you cannot go for PIRP. So these two conditions. मैम इंसान CIRP में कब जाता है? CIRP में इंसान तब जाता है जब आपका कहीं ना कहीं कोई डिफॉल्ट हुआ है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, ये हमारी लिमिट थी, 1 करोड़ और मोर का लिमिट है, राइट, जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और आई कैन से आप खुद कॉर्पोरेट डेटर, तीनों में से कोई भी एनीबडी can file a complaint, can file a complaint, right? To whom, ma'am? NCLT. Interesting, यहाँ पे भी सेम है NCLT. फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे एफसी या ओसी नहीं, ओनली एंड ओनली खुद सीडी, दैट इज कॉर्पोरेट डेटेड, जिसको हम यहाँ पे एमएसएमई बोल रहे हैं, वो सिर्फ खुद एप्लीकेशन कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए. उसके खिलाफ ओसी या एफसी नहीं कर सकता. और डिफॉल्ट का लिमिट दे रखा है मिनिमम ₹10 लाख. मैम यहाँ पे मिनिमम 1 करोड़, यहाँ पे मिनिमम 10 लाख. ऑफ कोर्स सी बेनिफिट तभी हुआ ना
कि मेरी कंपनी 10 लाख या उससे ज़्यादा का कहीं न कहीं, या मेरी एलएलपी जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, मेरी कंपनी जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, जो 10 लाख या उससे ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट करी है, एंड मुझे लग रहा है कि मेरी कंपनी कहीं न कहीं फाइनेंशियल क्रंच में है, मैम, आई वुड नॉट बी एबल टू सेव इट, देन आई हैव ऑप्शन टू मूव टू एनसीएलटी एंड सेव माय सेल्फ। आप अपने आप को बिल्कुल बचा सकते हो एनसीएलटी में जाके। द ओनली पॉइंट हियर इज़ कि एनसीएलटी में जाने के लिए जो डिफ़ॉल्ट है, वो 10 लाख का होना चाहिए। मैम, मुझे एमएसएमई हूँ मैं, पर मुझे एनसीएलटी में पीआईआरपी में नहीं, सीआईआरपी में जाना है। हाँ, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ होना चाहिए। सो लेट्स अज़्यूम अगर आपका डिफ़ॉल्ट 2 करोड़ का अमाउंट रहा, अगर आपके डिफ़ॉल्ट का अमाउंट 2 करोड़ रहा, बट ऑब्वियस आप चाहो तो सीआईआरपी में भी जाओ, पीआईआरपी में जाओ, आपकी मर्ज़ी। पर अगर आप किसी क्रेडिटर को ऑपरेशनल या फाइनेंशियल क्रेडिटर को आपके खिलाफ कंप्लेन करना है, उसके पास सिर्फ सीआईआरपी है। आपके पास सीआईआरपी और पीआईआरपी दोनों है, राइट? सो ऑफ कोर्स पीआईआरपी इज़ मच बेटर मैम। कैसे? क्योंकि इसको पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करते-करते 330 दिन का टाइम दिया है। जबकि ये पूरा प्रोसेस जो है ना, वो 120 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। मैम कैसे? सबसे पहले एनसीएलटी में आप एप्लीकेशन करोगे। मैम एप्लीकेशन कौन करेगा? खुद एमएसएमई, नोबडी एल्स। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन नहीं देनी है, उसके साथ-साथ एक बेस प्लान भी देना है। मैम बेस प्लान, जिस तरह हम लोग एक बार आपका प्रोसेस चालू हो जाए सीआईआरपी का, उसके बाद रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कुछ प्लान्स लेके आते हैं, वो प्लान हम सीओसी को दिखाते हैं, सीओसी 66% अप्रूव करे, तब आपका प्लान वर्किंग बनता है सीआईआरपी में। यहाँ पे भी ऐसा सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा, बट आप यहाँ पे पहले से एक बेस प्लान लेके जाओगे। बेसिक प्लान मतलब ये ऑलरेडी मैम, हाँ, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी एक प्लान बनवाया हुआ है, बनाया हुआ है, कोई ऑलरेडी कंपनी में इंटरेस्ट दिखा चुका है और एनसीएलटी के पास वो बेस प्लान लेके जा रहे हैं, सर देखो ये प्लान है, प्लीज सर डाल दो ना पीआईआरबी में। अगर एनसीएलटी ने हाँ बोला, तो 90 दिन के अंदर अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर आपको अपना सीओसी अप्रूवल, आरए, जितने भी अलग अलग प्लान इनवाइट करना है, मैम प्लान तो उसके पास था ही था। पर अगर इसके अलावा कोई और आपको ज्यादा अच्छा प्लान लेके देता है, यू कैन ऑलवेज गो विद द कंपैरिजन। आप अलग अलग प्लान को कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे सीओसी भी होगी और सीओसी उसमें हाँ या ना बोलेगी। ये सिर्फ 90 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, और 90 दिन जैसे ही आपने लिए और आप एनसीएलटी के पास गए, एनसीएलटी 30 डेज के अंदर अंदर हाँ या ना बोलेगा। अगर एनसीएलटी बोलेगा यस प्लान एक्सेप्टेड, ग्रेट, नॉट एक्सेप्टेड, फाइन, भूल जाओ। पर ये करने से पहले, पीआईआरपी में जाने से पहले, आपका ऑलरेडी सीआईआरपी चालू नहीं होना चाहिए। आपने लास्ट 3 इयर्स में सीआईआरपी नहीं किया हुआ होना चाहिए, राइट? ये कुछ कंडीशंस हैं। अब पीआईआरपी क्या है मैम, कैसे होता है, कुछ भी जरूरी नहीं। अभी के लिए आप एमएसएमई होने चाहिए, डिफॉल्ट 10 लाख या उससे ऊपर का होना चाहिए। उससे कम होगा, आई एम सॉरी, हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। उससे कम नहीं चलेगा, राइट? 10 लाख का डिफॉल्ट होना चाहिए, एंड खुद सीडी एप्लीकेशन करेगा, और सीडी जब एप्लीकेशन करेगा बेस प्लान के साथ करेगा, और यहाँ पे आरपी भी, आरपी का नाम भी ऑलरेडी सजेस्टेड होगा। ये एक बार एनसीएलटी एक्सेप्ट कर लेगी, तो एनसीएलटी को आपको एक्सेप्टेंस के बाद 90 दिन के अंदर अंदर सीओसी जो प्लान अप्रूव करे, उसको एनसीएलटी को पहुंचाना है, और एनसीएलटी 30 दिन में हाँ या ना बोलेगा। टोटल कम्स टू 120 डेज। बाकी मोरेटोरियम मैम, एफसी जो होते हैं वही सीओसी में होते हैं, सब कुछ सेम। तो मैम यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सीआईआरपी में कोई पहले से बेस प्लान नहीं था, यहाँ पे पहले से बेस प्लान है मैम। इसका मतलब यहाँ पे सब कुछ प्री प्लान्ड था मैम। ऑफ कोर्स आई कैन से सब कुछ प्री प्लान था, और मैम कोई और अच्छा प्लान नहीं मिला और ये बेस प्लान ही बहुत अच्छा प्लान है, तो उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हो। पर अगर उसके अलावा कोई और इंटरेस्ट दिखाई जाओ, मैम बेस प्लान वाले को लग रहा है कि यार मेरे को ऐसा प्लान नहीं बनाना चाहिए था, देख मेरे कंपटीशन में कितने और प्लान लेके आ गए, तो बेस प्लान वाला खुद चाहे तो अपने प्लान में चेंजेस भी कर सकता है। ऑल आई वांट टू से इज, जो एमएसएमई क्रंच में है उसको बचाने के लिए यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स, बट ये प्लान कौन लेके आएगा? आरए। किसको देगा? आरपी। आरपी किसको देगा? सीओसी। और सीओसी को यहाँ पे भी 66% नो चेंज। तो मैं फर्क तो सिर्फ कुछ कुछ चीजों का ही है। हाँ, यहाँ पे प्लान ऑलरेडी था, फिर दूसरे प्लान आए। सीआईआरपी में पहले से कोई प्लान नहीं होता है। तो अब आपकी मैं आईसीएसआई की दी हुई सप्लीमेंट पे जा रही हूँ। आपकी सप्लीमेंट जो रिलीज हुई है दिसंबर 2021 के लिए, उसमें ये एक टॉपिक ऐड करके दिया है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये चीज मॉड्यूल में ऑलरेडी नहीं थी। तो मैम यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं।
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर क्रिटिकल फॉर इंडियाज इकोनॉमी। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें करी कि एमएसएमई कैसे अच्छा है। और जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है, आप जानते हो कि ये चीज हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं उद्यम के बारे में, कि उद्यम कैसे नया आया और उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ये चैप्टर नंबर 13 आपका ऑलरेडी कवर था। और गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया था जो सिर्फ एमएसएमई के लिए था, राइट। सो दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट कि कैसे एमएसएमई अच्छा है। एंड ये लाइन पढ़ो, एक ऑर्डिनेंस आया था इस दिन को, राइट, कि हमें कुछ नया लाना चाहिए पीआईआरपी के नाम पे। एंड ये ऑर्डिनेंस आया। अब ये पीआईआरपी के रहते नया पूरा एक चैप्टर ऐड किया, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। या दिस वन यू कैन सी, ये सेक्शन नए ऐड किए गए 54A से लेके 54P। एंड उसके लिए कुछ न्यू रूल्स भी बनाने पड़े। और इवन आईबीबीआई ने प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए थोड़े बहुत अलग चेंजेस भी किए हैं। अब यहां से टॉपिक चालू होता है, जो आप देखो कितना है। सो सी, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, व्हाट इज पीआईआरपी, राइट। एंड आपको यहाँ पे एक ऑलरेडी रेडी प्लान लेके जाना है, जिसको हम बोलते हैं बेस प्लान। एंड एलिजिबिलिटी मैम 10 लाख का डिफॉल्ट। आप रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। मैम रिजोल्यूशन प्लान कौन दे सकता है? सेम एज सीआईआरपी, नो चेंज। आपने ऑलरेडी पीआईआरपी नहीं किया होना चाहिए लास्ट 3 इयर्स में। आपका लास्ट 3 इयर्स में ऑलरेडी सीआईआरपी नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स सी, दिस इज मोर लाइक अ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ यू कैन लीगल प्रोसेस और लीगल रेमेडी। 2021 में, 2022 में अगर मैं पीआईआरपी करना चाहूँ, लास्ट 3 साल में, मैम 2019 में ही एक बार पीआईआरपी कर चुके हैं। मैम 2019 में अभी अभी तो सीआईआरपी करके आए, तो क्या आप टाइम पास कर रहे हो कोर्ट का, एनसीएलटी का? सो लास्ट 3 इयर्स में आपका पीआईआरपी सीआईआरपी नहीं होना चाहिए। आपका ऑलरेडी सीआईआरपी चालू नहीं होना चाहिए। एंड आपको ऑलरेडी लिक्विडेशन का ऑर्डर नहीं मिला हुआ होना चाहिए। दिस इज समथिंग। एंड टू एविडेंट दैट सीडी इज एमएसएमई एंड एप्लीकेशन शैल अटैच कॉपी ऑफ लेटेस्ट एंड अपडेटेड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें दिखाना चाहिए कि आप माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम हो। मैम कैसे पता चलेगा? यू नो दैट अगर आप माइक्रो हो तो आपका प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 1 करोड़ का होगा। एंड टर्नओवर आपका मैक्सिमम 5 करोड़ का होगा। एंड अगर स्मॉल हो 10 करोड़, 50 करोड़। एंड अगर मीडियम हो तो आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का होगा एंड टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता। ये कुछ लिमिट्स हैं। अगर आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम नहीं हो, आई एम सॉरी, पीआईआरपी आपके लिए नहीं है। मैम पूरे चैप्टर का लॉजिक क्या? सिंपल भाई, एमएसएमई को बचाना है। एमएसएमई के लिए अलग से हम लोग सीआईआरपी में डालते हैं नॉर्मल कंपनीज की तरह, तो उनको बहुत टाइम लग जाता है। और एनसीएलटी हेल्प करना चाहती है, आईबीबीआई हेल्प करना चाहती है, गवर्नमेंट जानती है कि एमएसएमई से ही सी हर कोई रिलायंस नहीं बन सकता, हर कोई टाटा नहीं बन सकता, हर कोई विप्रो नहीं बन सकता। पर बहुत सारे लोग माइक्रो हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं। सो डोंट जस्ट सी वन जायंट, instead see all the small entrepreneurs who are doing business in this MSME form। and उनकी सेफ्टी, उनके इजीनेस के लिए, उनकी कन्वीनियंट के लिए एक नया चैप्टर आया है पीआईआरपी। देखा जाए तो आपके कोर्स में इसके बारे में कुछ भी नहीं, बट आई डोंट वांट यू टू हैव एनी डाउट इन योर माइंड कि ये पीआईआरपी क्या है और क्या है, क्यों आया। सो दिस इज द वीडियो फॉर दैट। And with this, I can say PIRP is done. So thank you so much. I would definitely meet you in the next video if anything will be coming up which is useful for your exam. Till then, all the best. Thank you so much. Read well.